सबसे पहले आइए हम स्वागत करते हैं मिस्टर आनंद सिंह गुप्ता का, जिनके माध्यम से आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जानने के साथ साथ आप ना लिखते भी रहिए। क्या कहते हैं मिस्टर आनंद सिंह गुप्ता कि एक अच्छा रेज्यूमे किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर आनंद सिंह गुप्ता। थैंक यू, धन्यवाद जी। अक्सर मन में ना बहुत सी दुविधाएं उठती हैं जब हम एक रेज्यूमे तैयार करते हैं। क्या लिखें, कैसे लिखें, कौन सी बात लिखें, कौन सी बात ना लिखें, और इसके चलते कभी कभी हम अपने रेज्यूमे को खराब कर लेते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके मायने में, आप इतने सालों से कार्यरत हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, और आपके सामने तो ना जाने कितने ही रेज्यूमेज रोज आपको देखने को मिलते होंगे। तो वो कौन सा एक ऐसा रेज्यूमे होता है जो आपकी आंखों को भाता है? थैंक यू मैम, गुड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जो आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि रेज्यूमे और सीवी में डिफरेंस क्या होता है। बिल्कुल। क्योंकि जो करिकुलम विटे जो जिसका फुल फॉर्म है सीवी का, वो एक लैटिन वर्ड है। रेज्यूमे एक शॉर्टर फॉर्म होता है, उसके स्पेसिफिक टू अ जॉब स्किल जॉब होता है, जबकि सीवी आपके पूरा कैरियर हिस्ट्री होता है, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है। बाकी रिज्यूमे ये आपका डिक्शनरी डेफिनेशन है। पर आजकल के जमाने में क्या हो गया है, कुछ देशों में, यूएस में जैसे रिज्यूमे बोलते हैं, सीवी नहीं बोलते। कुछ जगह सीवी और रिज्यूमे सेम होता है जी। तो आपको ये डिसाइड करना है सबसे पहले कि आप जो कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हो। आप एंट्री लेवल पे हो, जॉब के लिए कर रहे हो, स्पेसिफिक है, किस चीज के लिए कर रहे हो। आपका बेसिक एम होना ये चाहिए, आपके जो स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, जो आपके स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, इंक्लूडिंग योर एजुकेशनल, आप अगर एक्सपीरियंस हो तो इसके आपके जॉब प्रोफाइल, वो आपके उभर के आना चाहिए। और फिर आगे ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन में बताऊंगा आप कैसे उसको इंप्रेसिव बना सकते हो आइटरेशन से, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए। जी, बातें बहुत सारी हैं जानने वाली, समझने वाली। तो आइए खुद को निखार लेते हैं। और जैसा कि हम कहते हैं कि हमारा रेज्यूमे हमारी आइडेंटिटी होता है, हमारी पहचान होता है। जिस तरह से हम अपने रेज्यूमे को बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी अमिट छाप छोड़ जाएंगे। पढ़ने वाले को समझ आ जाएगा कि हम कौन है। क्या आप इस बात से वाकिफ हैं? एब्सोल्युटली, क्योंकि आपका जो पहला इंटरैक्शन होता है जॉब सर्च में विद द रिक्रूटर, विद द कंपनी, आपका रेज्यूमे होता है। रेज्यूमे के वो अगर इंप्रेसिव होगा, आपका छाप उसमें छोड़ना चाहिए जी, और उसको पता लगना चाहिए कि ये दिस कुड बी अ प्रोबेबल कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए। जी, हम जीवन में कुछ भी चाहे क्यों ना करना चाहते हो, लेकिन अगर हम खुद को ढंग से प्रेजेंट नहीं कर सकते, अपने रेज्यूमे के माध्यम से दुनिया को नहीं बता सकते हम कौन है, तो हमारा पढ़ना लिखना, या फिर यूं कह लीजिए इतना मेहनत करना शायद बेकार चला जाएगा। एब्सोल्युटली एग्रीड। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें लगता है कि वो जो कैंडिडेट हमारे साथ था उसका सिलेक्शन क्यों हो गया, मेरा क्यों नहीं, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरे मार्क्स उससे ज्यादा है। मार्क्स ऑलवेज डिसाइड नहीं करता, ठीक है। मार्क्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको एंटायर प्रोसेस देखना है। आपका रिज्यूमे आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आपका स्टार्ट ही अगर गलत है तो खत्म होना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपका स्टार्ट अच्छा होना चाहिए, आपका राइट पाथ पे होना चाहिए, आपको ट्रूथफुल होना पड़ेगा, सच्चा होना चाहिए जो आप लिख रहे हो, तभी आप यू कैन सक्सीड। बिल्कुल, सच्चाई सबसे बड़ा पैमाना। लेकिन किस तरह से बनाया जाए एक अच्छा रेज्यूमे, इसमें होता है। मिस्टर आनंद सिंह गुप्ता ने आपको इस बारे में बताया। अब मुद्दा ये उठता है, बात ये उठती है, जब हम एक अच्छा रेज्यूमे बनाना चाहते हैं तो मन में ख्याल उठता है कि बनाए कैसे, क्या हो स्ट्रक्चर हमारे रेज्यूमे का, ये जरूर बताया आप हमें। हाँ जरूर। देखिए, जो रिज्यूमे आप जो बनाते हैं, मैं दोनों अब बताया कि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सीवी वो इलैबोरेट होता है, रिज्यूमे थोड़ा कंसाइज होता है। आपके पास जरूरी नहीं है बहुत बड़ा रिज्यूमे लिखोगे। जो प्रेसी होता था ना स्कूल में, कि आप अपने सारा चीज को एक कंसाइज वे एंड उसमें बताएं, आपका वो पर्पस होना चाहिए। अब इसके दो पहलू हैं, एक पे कंटेंट और एक है इसकी प्रेजेंटेशन। ये दोनों मेन पहलू हैं। तो दो तरह के ब्रॉडली हम डिवाइड कर सकते हैं, एक फॉर न्यू जॉब्स, फ्रेशर्स, एक है फॉर एक्सपीरियंस्ड। नाउ पहली बात करते हैं जो प्रेजेंटेशन। नाउ प्रेजेंटेशन में आपके लिए, क्योंकि अब सब डिजिटल होता है, पहले इट वाज डिफरेंट। अब के लिए आपके पास प्रेफर्ड फॉन्ट साइज कौन सा होना चाहिए, आपका लेआउट कैसा होना चाहिए, आपका बोल्ड लेटर्स होना चाहिए, आप कीवर्ड्स अगर हाईलाइट करना चाहते हो। तो एक जो सीवी का जो रिज्यूमे का फॉर्मेट होता है, जो सबसे पहले आता है कि आपका समरी होना चाहिए। क्योंकि आपके जो सिलेक्शन होता है आजकल रिज्यूमेस का, डिजिटली या पढ़ के भी कोई कर रहा है, वो करता है बेस्ड ऑन योर कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स को आपको बहुत ध्यान रखना होगा, ये बहुत ज्यादा जेनरिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को एक्टिव वर्ब्स नहीं यूज करना ज्यादा, जैसे क्रिएटेड, एनालाइज्ड। आपको एज अ योरसेल्फ एज अ पर्सन दिखाना पड़ेगा जो कि इनिशिएटिव लेता है। और जेनरिक एंड ओवर यूज फ्रेज, क्योंकि उनसे पता लग जाता है कि ये दिस इज लाइक रन ऑफ द मिल है। तो आपको अपना जो
पर्सनैलिटी के कीवर्ड्स है। आप जो जॉब पोजीशन चाहते हो, आपके जो स्ट्रांग पॉइंट्स है, आपको वो लेस देन 100 वर्ड्स में एक्सपीरियंस समरी में देना होगा। आप ये समरी अगर आपका चेंज हो जाएगा बेस्ड ऑन अ फ्रेशर है कि जॉब है, ऑलवेज रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। इसका मतलब आपका जो लेटेस्ट वाला डिग्री सबसे ऊपर होना चाहिए। जैसे आपने अगर ग्रेजुएशन के ग्रेजुएशन फिर 10th का जरूर दीजिएगा, हाँ, और मार्क्स, इंस्टीट्यूशन, ईयर, सब कुछ होना चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए इन अ टैबुलर फॉर्मेट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। क्योंकि आप देखिए इतने रिज्यूमे होते हैं, जो पढ़ रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं होता है, वो ढूंढे, उसको देख के पता लग जाए कि ये है। फिर आपको जो रिवर्स करने, चाहे जॉब हो चाहे डिग्रीज हो, ठीक है। अब कभी कभी आपको अगर पता है कि किस रोल के लिए आप जा रहे हो, अगर आपको पता है तो उसके रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसके लिए अप्लाई करो आपको पता होना चाहिए कि द कंपनी, द ऑर्गेनाइजेशन विच इज लुकिंग, आपके लिए ढूंढ रहा है, उसके लिए क्या रेलेवेंस है। ये अगर आपने कर लिया ना, सबसे डिफिकल्ट टास्क, देन आपका आधा से ज्यादा आपने जंग जीत ली है। क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या हाईलाइट करना है, आपको क्या बताना है। कोकरिकुलर एक्टिविटीज जरूर लिखिएगा आप। कंपनीज देखते हैं अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक एंड एवरीथिंग, वो देखते हैं ऐसा कोई आपने किया हो जिसमें आपके लीडरशिप क्वालिटीज होते हैं। कैप्टन ऑफ अ स्पोर्ट्स टीम, आप लीडरशिप उसमें किया है, आपने कुछ ऑर्गेनाइज किया है अपने स्कूल में, कॉलेज में, वो सब जरूर लिखिएगा। जी, ये तो बात हुई वो तमाम बातें जो हमें अपने रेज्यूमे इंक्लूड करनी है। कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज रहते हैं, चाहे वो फ्रेशर्स हों या फिर जिंदगी में किसी मुकाम को पाने के बाद भी उन्हें महसूस होता है कि कौन सी चीज पहले मेंशन करें। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पहले लिखी जाए या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पहले लिखी जाए? क्या करिकुलर एक्टिविटीज पहले लिखी जाए या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन? ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमें क्लियर करें, जिससे कि एक इंप्रेसिव रेज्यूमे की हम कल्पना कर सकें यहाँ पर। आपका बाय डिफॉल्ट आपका जो समरी ऑफ योर सीवी और रिज्यूमे जो भी आप कहते हैं, वो सबसे पहले आना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ फ्रेशर हैं या आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो आपका सबसे ऊपर आना चाहिए। उसके बाद आप अगर फ्रेशर कर रहे हैं, आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे, क्योंकि आपके पास जॉब का एक्सपीरियंस है नहीं, ठीक है। और जहां आप अप्लाई करोगे वहां ये पता है आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो आप उसको वैसे कीजिएगा कि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और स्ट्रेस कीजिएगा अपने स्कूल और कॉलेज में क्या क्या किए गया। तो ये सब ये होना चाहिए फॉर इन केस ऑफ अ फ्रेशर। इन केस ऑफ जॉब, इन केस ऑफ एक्सपीरियंस है आपके पास, आप बेटर जॉब, बेटर प्रोस्पेक्ट, वॉट एवर बी द रीजन, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पहले आना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से। क्योंकि आप टू बी ऑनेस्ट फ्रॉम अ कॉर्पोरेट इंटरव्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मैटर करता है, एजुकेशनल इज जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द फैक्ट्स। आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है वर्क का, तो आपके लिए एजुकेशन उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता जो बंदा पढ़ रहा है उसको। पर्सन हु इज रीडिंग इट, उसके लिए रेलेवेंस उतना नहीं रखता। इंटरव्यू में यस एब्सोल्युटली दिस कैन कम इन, पर रिज्यूमे इफ यू आर प्रोफेशनल, प्लीज स्टेट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फर्स्ट। प्लीज आपको ये जरूर मेंशन करना चाहिए आप किस पोस्ट, किस रोल पे काम कर रहे थे, आप किसको रिपोर्ट करते थे, और आप किस पास कितने टीम था। टीम नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ये सब बताना जो रेलेवेंट है बताना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप एक इम्प्रेसिव, एक अच्छा रेज्यूमे बना सकते हैं कि आपको तुरंत रिक्रूटर रिक्रूट कर ले। जी, तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे किस तरह से स्ट्रक्चर हो, और आपने बताया कि कैसे हम अलाइन कर सकते हैं। अच्छा, अलाइनमेंट पे अगर बात आती है तो मार्जिन और हम जो छोड़ते हैं, जो गैप छोड़ते हैं हर हेडिंग के बीच में, वो कितनी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए? देखिए, यूजुअली जो रिज्यूमे होता है वो आप बनाते हो, फिर इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके डालते हो। ये देखा गया है कि आप अगर रिज्यूमे बनाते हो, जब पीडीएफ में कन्वर्ट होता है तो रीअलाइन हो जाता है कभी कभी, बिकॉज ऑफ द फॉन्ट साइज, बिकॉज ऑफ द पेपर साइज आपने जो सिलेक्ट किया है। टेक्निकली आपके पहले जब नॉन डिजिटल वर्ल्ड था, तब हम लोग बोलते थे कि आप लेफ्ट साइड पे ज्यादा मार्जिन रखिए क्योंकि फाइल होगा। अब ये मैटर नहीं करता आपके लिए, क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट में होता है। आप कंफर्टेबली 1.5 से 2 इंच ईच साइड पे रखोगे आप। सो आपके लिए जो प्रेफर्ड फॉन्ट साइज है वो एरियल इज अ वेरी कंफर्टेबल साइज। सैंस सेरिफ कहते हैं अच्छा है, सैंस सेरिफ जो फॉन्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एरियल इस सबसे पॉपुलर होता है। आपको ये पर्पस होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन शुड बी नीट एंड क्लीन एंड वेरी कंसाइज। सो आपका जो फॉन्ट शुड बी इजिली रिलेजिबल, तो ये आपका पर्पस होना चाहिए। और आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो स्ट्रक्चर में आपका इंडेंटेड फॉर्म होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए, जिससे कि रीडेबिलिटी हो। और जैसे आपका रिज्यूमे जब देख रहे हैं, वो पहले आपका समरी पढ़ के ही उसने सिलेक्ट किया, द पर्सन हैज सिलेक्टेड योर रिज्यूमे, फर्दर ही और शी मे डायरेक्टली गो इनटू एजुकेशनल, तो उसको ढूंढना ना पड़े कहां
कहाँ एजुकेशनल है, ढूंढना ना पड़े कहाँ पे प्रोफेशनल है। तो ये पर्पस है। आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि ढूंढना ना पड़े, कि मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, नाम भी आनंद है और ये कहते हैं कि अगर टेक्निकल रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या अपने रिज्यूमे में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और हॉबीज, इंटरेस्ट, इनको मेंशन करना जरूरी है या नहीं है? एब्सोल्युटली जरूरत है, पर एक चीज जो मैं फ्रॉम अ अदर साइड, जो सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो देखते हैं यूजुअली कॉर्पोरेट्स में, कंपनीज में, वो ये देखते हैं कोई कोकरिकुलर एक्टिविटीज अगर आपके लीडरशिप स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन, आपका टीम मैनेजमेंट को करता है, बताता है, तो आप उसको तो सबसे पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आप अगर स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हैं, आपने फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है, आपने ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया है विद इन द स्कूल, कॉलेज, जहां पे आपको अपने टीम के साथ काम किया है, ये चीजें देखते हैं। स्पोर्ट्स वगैरह एब्सोल्युटली मेंशन कीजिए, पर जो इंटरव्यूअर ये सिलेक्ट करते हैं, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। आपके अगर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं अच्छे, आपके अगर आपने टीम मैनेज किया है, आपने अगर लोगों के साथ काम किया है, तो आपके लिए वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है रिज्यूमे में। कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप क्वालिटीज जो है, पढ़ने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप इस रोल के लिए एकदम फिट हैं। हमने कुछ देर पहले डूज और डोंट्स से बात की थी, अगर एक बार जल्दी से हमें बात कर लें कि डूज क्या हो और डोंट्स क्या हो, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले फटाफट से कि डूज क्या होने चाहिए एक रेज्यूमे बनाते वक्त। डूज, सबसे पहले जो आपका डूज होना चाहिए, जो मैंने अभी बताया, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, चाहे आपका एक्सपीरियंस हो या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड हो। रेलेवेंट डिटेल्स होने चाहिए सारे, क्योंकि क्या होता है कि कभी अगर कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होता है तो उनको डिसाइड करने में मुश्किल हो जाता है कि ये क्या है। तो जीपीए मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि आप अगर अपने अचीवमेंट को क्वांटिफाई कर सकते हो, जैसे आपने अगर ऐसा कुछ किया है जिसके लिए आपको अवार्ड मिला है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, तो फिर उनको ये पता लग जाता है कि आप जो बोल रहे हो उसको रिकॉग्निशन मिला है इन द ड्यू प्रोसेस, इन द ड्यू फील्ड विद द पीपल, राइट। आपको वो पता लग जाता है। कभी भी ओवर एग्जैजरेट नहीं करना है, आपको मेक श्योर आपका जो सच है आप उसको ही बताइए, क्योंकि आजकल डिजिटल वर्ल्ड में केनेक्टेड वर्ल्ड है, सब कुछ पता लग सकता है, आपके मार्क्स, आपके क्वालिफिकेशन, सब कुछ पता लग सकता है, गूगल करके पता लग सकता है आपके सोशल मीडिया अकाउंट से। सो इसलिए आपको बहुत केयरफुली आपको राइट चीज पोर्ट्रे करना चाहिए। सेकेंड चीज जो ये होना चाहिए, आप ये कुछ चीजें मैटर करती है, जो ईमेल एड्रेस है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल साउंड करना चाहिए। आप पता प्रोफेशनल का क्या मतलब है, ये बहुत वियर्ड टर्म बता दिया आपने। प्रोफेशनल का मतलब होता है फर्स्ट नेम, सेकेंड लास्ट नेम एंड और फर्स्ट नेम @ whatever the email domain you have। अब कभी कभी वो अवेलेबल नहीं होता तो आप उसमें कुछ अल्फाबेट, कुछ नंबर, कुछ ऐड कर सकते हो। पर जो आपके पास जो ऐसे नेम्स होते हैं जो कि दूसरे निक नेम्स होते हैं, वो सब अनप्रोफेशनल लगता है, सीरियसनेस नहीं लगता जब जो देख रहा है। तो मतलब यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन पुटिंग द ईमेल आईडी। अगर आपको मैंने अभी बताया था कि आप अगर सीवी ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हो, और अब सभी ऑनलाइन है, आप होम एड्रेस देना नहीं चाहिए आपको, है ना, क्योंकि उससे क्या हो जाता है कि प्राइवेसी हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एचआर एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों रिलेटेड जॉब होते हैं, यूजुअली एक करते हैं। आप अगर प्योर एचआर में जाना चाहते हो तो एचआर को आप बताओगे ज्यादा, एडमिन को आप कम बताओगे, उल्टे तरीके से। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका सिलेक्ट होता है, इंटरव्यू जो पर्सन जरूर पूछेगा आपसे ये सवाल, जरूर, कि आप क्यों जाना चाहते हो एचआर से। सो आपको बहुत, अगर प्रोफेशनल में आपको रिसर्च करके, प्रॉपर्ली रिसर्च करके रिज्यूमे तैयार करना है। एक रिज्यूमे बना दिया वो सब जगह चलेगा, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और जैसा कि आपने खुद कहा कि हमें एक्सटेंसिव स्टडी करना होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस कंपनी के बारे में जहां हम अप्लाई करने जा रहे हैं, और फिर जो आप अभी तक करते आए हैं और जो कंपनी करती है उस रोल के साथ मैच करते हुए अपने आपको प्रेजेंट करना होगा। 100% करेक्ट। तो कहते हैं कि सिर्फ लिखना नहीं, बोलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप जैसा लिखेंगे वैसा ही अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपका जो सीवी है वो 100% आपके बारे में बोलेगा। 100%। आप ये कहते हैं ना, आप अगर सच बोलेंगे ना, आपको मुश्किल नहीं होगा उसको मेंटेन करना। आप अगर सिलेक्ट हो जाते हो इंटरव्यू में, अगर इंटरव्यू में आपका रिज्यूमे आपका बेस होता है, उसके बेस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे क्वेश्चंस जो मैंने बोला है, जो मैंने पोर्ट्रे किया, वो मैं हूं। बिल्कुल। और
इंटरव्यू जो करेगा वो चेक करेगा इस चीज को। भले ही आपने उस रोल के लिए कम काम किया हो, लेकिन सच अगर बता आप दो ईमानदारी के साथ ये कहेंगे कि मैंने सिर्फ 2 साल या 2 महीने इस प्रोजेक्ट में काम किया, बट आई एम केपेबल, मैं केपेबल हूँ, मुझे एक्सपोजर अच्छा, जरूरी नहीं है लंबा काम करने से आपको एक्सपीरियंस अच्छा है, कम पीरियड में भी आपको एक्सटेंसिव मिल सकता है। आपको कन्विंस करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा ये बात, ऐसा कुछ बायस नहीं होता इस बारे में। और वो तभी पॉसिबल है जब आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, चाहे वो लिखने में हो या फिर बोलने में हो। आज स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर आनंद सेन गुप्ता, जो हमें बता रहे हैं कि एक इफेक्टिव इम्प्रेसिव रिज्यूमे किस तरह से बनाया जाए। और डॉली, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपने कहा कि हम तफसील से बताएं, तो तफसील से मिस्टर आनंद सेन गुप्ता ने आपको बताया किस तरह से रिज्यूमेस बनाए जाएं। मिस्टर आनंद, आपसे ना ये जानना चाहते हैं कि कई बार हमारे करियर में ना बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं। कह लीजिए किसी कारणवश मैं बीमार हो गई और मैं एग्जाम नहीं दे पाई, तो मेरा करियर गैप आ गया। कुछ भी कारण हो सकते हैं, मैं कुछ और करना चाहती थी पर मैं कुछ और, फिर मैंने उसे ऑप्ट किया, उसकी वजह से मेरा करियर ब्रेक आ गया। या फॉर एग्जाम्पल आप यूं कह लीजिए, उदाहरण के तौर पर बच्चे जो 12th के बाद कुछ साल तैयारियां करते हैं एग्जामिनेशंस की, किसी कारणवश एग्जाम पास ना हो पाया, पर करियर गैप तो करियर गैप है। अब इस करियर गैप को कैसे अपने रिज्यूमे में फिट इन किया जाए कि कल जब हम किसी और सेक्टर में जाएं तो हमारे ऊपर कोई आंच ना आए? देखिए, जो पहली बात तो आपको, जो मैंने सबसे पहले बताया था, आपको सच बोलना है और आपको बताना है जो हुआ था क्यों हुआ था। और ये चीज और भी एक्सेप्टेबल हो गया है अनफॉर्चुनेटली आफ्टर कोविड। लोगों को गैप लेना पड़ा, चाहे ना चाहे, बहुत सारे रीजंस हैं, तो बहुत कॉमन होता है गैप। आपको गैप बताना है, आपको बताना है, मतलब आपको दिखना चाहिए। आप, जरूरी नहीं है, जैसे आपने किया, ग्रेजुएशन किया आपने 2015 तक, आपका 2 साल बाद नेक्स्ट डिग्री है, नेक्स्ट जॉब पे, तो आपको दिखना चाहिए कि गैप है और आपके पास उसका रीजन होना चाहिए, वैलिड रीजन, और ये पूछा जरूर जाएगा। देखिए, डिजिटल के साथ आपका जो एजुकेशन वेरीफाई हो सकता है, आपका जो गैप को आपको जस्टिफाई करना होगा, क्योंकि ये बहुत नेचुरल है कि आपने पढ़ाई छोड़ के, मतलब कोर्स को परस्यू करके आप पढ़ के किसी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, आप सीए के लिए पढ़ रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन करने के बाद, ये सारे एक्सेप्टेबल है, ठीक है। पर आपको सच बताना है। आप बीमार है, बता दीजिएगा आप बीमार है, ये हुआ था, घर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, क्योंकि वो गैप कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। आप अगर उसको विजिबल रखेंगे तो बेटर रहेगा। इससे लगेगा कि आप कोई छुपा नहीं रहे, आप जो है सामने है, तो वो नेगेटिव इफेक्ट एब्सोल्युटली नहीं करेगा, आपको जो इंटरव्यूअर को पॉजिटिव इंपैक्ट देगा। और ईमानदारी और सच्चाई की बात तो हम वैसे ही कर रहे हैं कि आप कितने सच्चे हैं, कंपनी आपको इस बात पे हायर कर सकती है कि आप पे सच्चाई छुपी हुई है। ऐसे ही अगर करियर फ्लिप्स के बारे में बात किया जाए, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, लेकिन कुछ समय बाद मुझे लगता है कि नहीं, अब मुझे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किसी और माध्यम से करनी चाहिए, तो ऐसे में अपने आप को किस तरह से मैं अंकित करूं? कैरियर फ्लिप अब धीरे धीरे, 20 साल पहले बहुत सब कुछ बहुत क्लियर था, आप ये करेंगे तो यहां नहीं कर सकते, साइंस करेंगे तो कॉमर्स में नहीं जा सकते, कॉमर्स, पर अब धीरे धीरे वो एरिया अब बहुत इंटरमिंगल हो रहा है। एब्सोल्युटली ये पॉसिबल है, आप जा सकते हैं, पर आपके पास रीजंस होने चाहिए फ्रॉम अ स्किल स्टैंड पॉइंट या कॉम्पिटेंसी की तरफ से कि इस रोल के लिए आपको जो चीज जरूरत है आपके पास है। आपको ये बताना होगा कि आपके पास कैसे पता आपको है। आपका एजम्पशन है कि देयर आर फैक्ट्स टू से कि आप इस रोल में जा सकते हैं, क्योंकि आपने अपने एग्जिस्टिंग रोल में ये पार्ट भी किया था, आपने उसमें बहुत सक्सेस पाया था, पर आपका वो मेन नहीं था, तो आप सोचते हैं जॉब फ्लिप के लिए बहुत जस्टिफाइड है। सेल्स वाले सबसे ज्यादा फ्लिप की कोशिश करते हैं एक इंडस्ट्री से निकलने के लिए, और वो बहुत हेल्दी प्रैक्टिस होता है। आप अगर B2B से B2C में जाना होता है, B2C से B2B में जाना होता है, ये कोई मतलब गलती नहीं है, कोई खामियां नहीं है आप में, आप जो कर रहे हो, आप ग्रोथ के लिए जाना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट आ गया है। आप देखो, कुछ चीजें आपको तब पता चलता है जब आप करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि आपका, मेरा ये तो बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, मैं बहुत बढ़िया कनेक्ट करता हूं, मेरे आई कनेक्ट वेल, आई कम्युनिकेट वेल, मेरे इतना कन्वर्जन रेट है ऑर्डर के लिए। आप चाहे B2C में हो, B2B में हो, कुछ जेनरिक फैक्ट्स होते हैं जो ऑलवेज हेल्प करता है आपको ग्रोथ के लिए। तो कहने का अर्थ बस इतना है कि छुपाइए कुछ मत, कुछ छुपाइए कुछ नहीं, जो है पेपर पे दीजिए, बस आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए। मिस्टर सेन गुप्ता, हमने ये भी सुना है कि बहुत सारी कंपनीज जब इंटरव्यूज ले रही होती हैं तो वहां साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, जिनका आभास हमें नहीं होता, क्योंकि हम यही सोचते हैं पैनलिस्ट है, ना जाने कौन सा पैनलिस्ट कौन सा सवाल पूछ ले। अब वो एक चेहरा जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उनका रोल क्या है? क्या वो हमारे रेज्यूमे से वो निचोड़ को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं? देखिए, ये जो इंटरव्यू बोर्ड में एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत जगह साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बिहेवियरल साइंटिस्ट होते हैं, वो ये देखते हैं आपका बॉडी लैंग्वेज से ट्राई टू कि आप कितना सच बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो। पहली बात, आपको वेरीफाई करते हैं आपका पर्सनैलिटी। अब जो दूसरा जो प्रचलन है जिस चीज का, वो है साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं। तो आप जब सिलेक्ट होते हो कोई
चीज के लिए आप पे साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं बहुत सारे, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन आपको जज करती है आपकी पर्सनालिटी क्या है। आपको ये चीज ध्यान रखना है, साइकोमेट्रिक टेस्ट ये नहीं बताती कि सही है क्या गलत है। आपका पर्सनालिटी को, आपका जो पूरा पर्सोना टाइप होता है उसको एक डॉक्यूमेंट पे डाल देते हैं, और जो आपका रिक्रूटर्स होते हैं वो देखते हैं कि ये पर्सनालिटी हमारे कंपनी के कल्चर में फिट होगा कि नहीं। मेरे साथ ऐसे भी केस हुए, मेरे पर्सनली मैं सब कुछ क्लियर कर गया, पर मेरा साइकोमेट्रिक टेस्ट में पता लगा कि ये पर्सनालिटी टाइप इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चलेगा। और ये अच्छा है, रादर देन आप ज्वाइन करके पता चलो कि ये ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट तो मेरे, जिसको जो चाहिए ही कैन गो टू द डेप्थ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सबको नहीं जरूरत है, किसको जरूरत है तो चला जाएगा। जैसे कि कुछ लोग एकेडमिक्स में जाते हैं, वो अपने थीसिस, अपने आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर, जर्नल सबका 100% मेंशन करते हैं, क्योंकि शायद वहां स्क्रूटनी की जाती है कि आपने इतना काम किया भी है कि नहीं किया है। तो उसमें आप स्पेशली जो ये बोला, उसमें आप समरी में लिखिए आई हैव सबमिटेड दिस मनी पेपर्स, आई हैव सबमिटेड दिस, वो लिखिए जरूर, जिससे कि आपका एक रेफरेंस हो। और अपेंडिक्स में आप डिटेल डाल दीजिए सारा। जी, आप लोग प्रोफेशनल प्रोफाइल्स बनाते हैं लोग, जिसमें भी आप दे सकते हो, प्रोफेशनल प्रोफाइल्स भी डालो, उसमें भी अपडेट करो। पर द बेस्ट है आप मेंशन जरूर कीजिए आप समरी में आपने क्या क्या किया है, और उसका जो डिटेल्ड है उसका अपेंडिक्स 1-2 ऐड कर दीजिएगा। क्या ऐसा भी किया जा सकता है, क्योंकि आजकल तो हमारा जितना कि आपका एक रेफरेंस हो, और अपेंडिक्स में आप डिटेल डाल दीजिए सारा। जी, आप लोग प्रोफेशनल प्रोफाइल्स बनाते हैं लोग, जिसमें भी आप दे सकते हो, प्रोफेशनल प्रोफाइल्स भी डालो, उसमें भी अपडेट करो। पर द बेस्ट है आप मेंशन जरूर कीजिए आप समरी में आपने क्या क्या किया है, और उसका जो डिटेल्ड है उसका अपेंडिक्स 1-2 ऐड कर दीजिएगा। क्या ऐसा भी किया जा सकता है, क्योंकि आजकल तो हमारा जितना भी काम है ना वो भी ऑनलाइन मौजूद होता है, तो हम अपने काम का सोर्स या क्रेडिट दे सकते हैं कि हमारा ये काम यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। उससे हमारा रिज्यूमे बड़ा भी नहीं होगा और शायद जस्टिफाई करना भी आसान हो जाए। बहुत अच्छा पॉइंट दिया। जब आप कोई पेपर करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, एक एंड में होता है कि आपका जो सोर्स क्या है, आपके बारे में क्या है, आप ये दे सकते हैं, ये अपेंडिक्स में दे सकते हैं कि मेरा पेपर हैज बीन पब्लिश्ड। आपने ये एकेडमिक्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। एकेडमिक्स का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देन प्रोफेशनल का। एकेडमिक्स में आपका जो मेजर करने का तरीका प्रोफेशनल तो होता नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ये सब चीजें चाहिए होते हैं, पेपर्स चाहिए होते हैं, क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं। कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए? कभी कभी हम सोचते हैं कि बहुत टफ और बहुत ही जटिल शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो शायद रिक्रूटर हमसे प्रसन्न हो जाए, हमसे खुश हो जाए और हमें तुरंत हायर कर लिया जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जो जेनरिक और ओवर यूज फ्रेजेस होते हैं, जैसे आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम अ टीम प्लेयर, मल्टीटास्कर, ये चीजें लिखनी नहीं होती। ये चीजें आपको ऐसे बताना होता है रिज्यूमे में जिससे पता लग जाए। आप अगर बोलेंगे कि मैं स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्टेड प्रेसिडेंट था 2 साल के लिए, 3 साल, जो भी है, मैं प्रीफेक्ट था, जो भी है, या मैं लीड कर रहा था ये प्रोजेक्ट अपने कंपनी में, उससे ये सारी बातें आ जाती हैं। वर्ड्स मे और मे नॉट डिलीवर द सेम इम्पैक्ट एज द डिस्क्रिप्शन। जी, अब साइज, हमारा फॉन्ट साइज कितना बड़ा हो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लॉन्ग रिज्यूमे ना हो, शॉर्ट हो, तो रीडेबिलिटी यानी कि हमारे पढ़ने में भी आना चाहिए जो पढ़ रहा है आपके रिज्यूमे को, और साथ ही साथ वो दिखे भी, आप जो कहना चाहते हैं वो भी सामने वाले को समझ आए। तो कितना अप्रोप्रिएट साइज माना जाता है हेडिंग्स का, और जो कंटेंट हम लिख रहे हैं, अपने बारे में मेंशन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, वो हम कितना कितना रख सकते हैं, ये भी प्लीज हमें बताएं। देखिए जी, नॉर्मल टेक्स्ट के लिए 11 से 12 पॉइंट होना चाहिए फॉर एरियल, 14 से 16 होना चाहिए फॉर सेक्शन एंड टाइटल्स। अब सेक्शन एंड टाइटल्स को बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये आपका प्रेफर्ड मेथड ऑफ स्टैंडर्ड थंब रूल होता है। आप ऐसे करिएगा जो मैंने बताया था, जो टाइम्स रोमन एंड सैंस सेरिफ, ये सारे। एरियल इज द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट इजिली। टाइम्स न्यू रोमन भी लोग यूज करते हैं, पर आपका जो फॉन्ट साइज है 11 से 12 पॉइंट्स होना चाहिए फॉर नॉर्मल टेक्स्ट एंड 14 to 6 पॉइंट्स होना चाहिए फॉर सेक्शन टाइटल्स एंड हेडर्स। सो ये आपका मतलब दिस इज अ साइंस, राइट, बेस्ड ऑन डन बाय सम पीपल। ये थंब रूल आप मान के चल सकते हैं। जी, तो इतने सारे रूल्स आपने हमें बताए और बताया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा लेसन दे गए, ट्रू टू योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर ओन सेल्फ, कि अगर हम ईमानदार हैं अपने प्रति तो शायद दुनिया को हमें समझाने की खुद को कम जरूरत पड़ेगी, हमारा काम बोलेगा, और जो हम अपने बारे में बताते हैं अपने रिज्यूमे के माध्यम से पढ़ने वाला तुरंत समझ आएगा। तो समय कम है, लेकिन चलते चलते आप दोबारा कोई सजेशन, कोई टिप हमारे स्टूडेंट्स या उन लोगों के लिए जो जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो की मैसेजेस, तो मैंने काफी कुछ बताया है, एक एग्जैजरेट ना कीजिए, कोई बात को ज्यादा मत खींचिए, बात को रिज्यूमे में कीप इट उतना रखिए जिसको चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन